फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लेकर आई हूँ 25 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक ट्वीट पर ट्विटर केंद्र राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? और इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, तेलंगाना, मुंबई, मद्रास। और इसका आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मार्च 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में निज़ामुद्दीन में मुस्लिम समुदाय और धार्मिक आयोजन में कोविड-19 को कथित रूप से जोड़ने वाले पोस्ट क्यों रखे गए हैं और अभी तक उन्हें हटाया क्यों नहीं गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक दवा शुरू करने का दावा किया है? और इसके ऑप्शंस हैं रिलायंस, डाबर, पतंजलि, हिमालय। और इसका आंसर है पतंजलि। तो पतंजलि ने 23 जून 2020 को अपनी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल एंड सोसारी लॉन्च की है, जिसका दावा है कि ये कोविड-19 का इलाज कर सकती है, पर अभी तक किसी भी वैज्ञानिक या सरकारी प्राधिकरण द्वारा इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राष्ट्र ने H1B वीज़ा और अन्य कार्य वीज़ा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? और इसके ऑप्शंस हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। और इसका आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा सहित अस्थायी कार्य वीज़ा, जो कि भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय है, शेष वर्ष के लिए उसे निलंबित करने की घोषणा की है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 23 जून 2020 को रूस, इंडिया, चीन मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? और इसके ऑप्शंस हैं एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, हर्षवर्धन। इसका आंसर है एस जयशंकर। तो जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया था और उन्होंने कहा दुनिया की प्रमुख शक्तियों को हर तरीके से उदाहरण बनना चाहिए, लंबे समय तक चलने वाली वैश्विक व्यवस्था को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और सहयोगी देशों के वैध हितों की मान्यता, सभी पक्षों को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही एकमात्र रास्ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? और इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, असम।
और इसका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार जल्दी ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी और इस योजना का लक्ष्य होगा कि ये सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा और इस योजना पर राजस्थान सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। कांस फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? और इसके ऑप्शंस हैं एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर। और इसका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। तो इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी जिनके नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103/200 जो कि मराठी है और हिलारो जो कि गुजराती है। कांस में ये पवेलियन फिल्म निर्माताओं और अन्य मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के हितधारकों के बीच कारोबारी बैठकें और आपस में संवाद करने की सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें भारतीय सिनेमा के रंग, स्वाद और सुगंध का अनुभव कराने में सक्षम करेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। नैविक जीपीएस उपग्रहों के लिए किस आईआईटी ने भारतीय रिसीवर ध्रुव चिप विकसित की है? और इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईटी धारवाड़। और इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने एक रिसीवर चिप विकसित की है ध्रुव, जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव को भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों के साथ साथ यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से संकेत प्राप्त होंगे ताकि वे सभी मौसम स्थितियों के अनुसार इनका सटीक निर्धारण कर सके। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा 18 महीनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर चिप डिज़ाइन की गई थी। चलते अगले क्वेश्चन पे। किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शंस हैं एस जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल। और इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ये मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटर स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। युक्ति जो कि है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और इसका उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किसने घोषणा की है कि सभी सहकारी बैंक आरबीआई की देखरेख में होंगे? और इसके ऑप्शंस हैं एस जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमन। और इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर।
तो भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंक यानी कि कॉरपोरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का निर्णय लिया है और इस निर्णय के बाद अब 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आरबीआई की शक्तियां जिस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती हैं उसी तरह सहकारी यानी कि कॉरपोरेटिव बैंकों पर भी लागू होंगी और ये फैसला इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। टी रविशंकर को इफ्तास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इफ्तास का मुख्यालय कहाँ है और इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, तेलंगाना, मुंबई, झारखंड। और इसका आंसर होगा मुंबई। तो इफ्तास जो कि है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज यानी कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं। इफ्तास भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टी रविशंकर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधक और फिटनेक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब वो इफ्तास के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।